नमस्कार। मैं डॉक्टर अखेराज मीणा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ से। विद्यार्थियों, कोविड-19 के द्वारा जो हमारे सामने विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनसे हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ जुड़ें। और इस प्रक्रिया में मैं आपको इस क्लास के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय के संविधान संबंधी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। संविधान हमारे यहाँ बीए पार्ट सेकंड में और बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक विषय के रूप में चलता है। पेपर दोनों ही पेपरों में ये चलता है। भारत का संविधान भी हम पढ़ते हैं और विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन भी हम करते हैं। इस विषय के प्रारंभ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, आधारभूत कानून होता है, जिसके माध्यम से उस देश में शासन व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। उस देश में, संबंधित देश में किस तरह की शासन की संरचना होगी, किस तरह के देश की जो संरचना है उसका निर्धारण किया जाएगा, और साथ ही साथ उस देश की विभिन्न संस्थाएं किस तरह से कार्य करेंगी, उनके दायित्व क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। देखने में हमें संविधान एक तरह की किताब ही दिखाई देती है, और ये एक कानून की किताब है जो देश की सबसे बड़ी किताब है। इसमें जिसे हम देश का आधारभूत कानून कह सकते हैं। संविधान का जो विचार है वो ब्रिटेन में सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम दिया था, और भारत के संदर्भ में संविधान का विचार है जो मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। हमारे यहाँ सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग स्वराज दल ने की थी, और कालांतर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मांग को आगे बढ़ाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम संविधानों का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि संविधान के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें दो तरह के संविधान मुख्य तरह से हम देख सकते हैं। एक तो लिखित अलिखित के रूप में, और दूसरा कठोर और लचीलेपन के आधार पर। जब हम देखते हैं कि संविधानों का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ब्रिटेन के संविधान को हम संविधानों का जनक मानते हैं। लेकिन व्यवहार में ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि अलिखित संविधान है जो परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। जब हम लिखित संविधानों की बात करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है, भारत का संविधान है, ये लिखित संविधानों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और यदि आकार में देखें तो बड़े देशों के संविधानों में अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अब इन लिखित संविधानों में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत का संविधान है, उसमें फिलहाल की स्थिति में 400 से भी अधिक अनुच्छेद पहुंच चुके हैं संशोधनों सहित, और जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसको आप आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये संविधान का जो लिखित रूप है उसमें विभिन्न देशों के संविधानों में
आप अंतर देख सकते हैं कि किसी देश का छोटा संविधान है, किसी का बड़ा संविधान है, किसी का लिखित संविधान है, किसी का अलिखित संविधान है। संविधान का एक दूसरा प्रकार यह है कि संविधान कठोर है या लचीला। अब हम जब ये देखते हैं कि संविधान लचीला है या कठोर है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि संविधान को हम संशोधन किस प्रक्रिया के तहत करते हैं। यानी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, उससे ये निर्धारित होता है कि कोई संविधान कितना कठोर है या कितना लचीला है। जब हम देखते हैं तो अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधान के रूप में देखते हैं। यानी अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, जिसमें आसानी से संशोधन करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ हम हमारे देश के संविधान को यानी भारत के संविधान को देखते हैं तो उसको लचीला और कठोर संविधानों के बीच की स्थिति प्राप्त है। यानी एक मध्यम श्रेणी का संविधान है, जिसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधित करने में हमें बहुत ही कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से ब्रिटेन का संविधान जब हम देखते हैं तो बहुत ही लचीला संविधान है, जिसमें हम आसानी से संशोधन कर लेते हैं। एक सामान्य कानून की प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये संविधानों का एक हल्का सा वर्गीकरण है। अब हम ये देखते हैं कि संविधान की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो ये इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जब मानव का विकास आरंभ हुआ तो मानव को दूसरे मानव के साथ समन्वय बिठाने के लिए कुछ संस्थाओं की आवश्यकता हुई, और उन संस्थाओं के क्रम में सर्वप्रथम परिवार बने, परिवार से कुटुंब बने, ग्राम बने, ग्राम से राज्य बने, और राज्य ने कालांतर में एक संप्रभु संस्था के रूप में अपना अस्तित्व कायम किया। यानी राज्य शक्ति का सर्वोच्च मान्य रूप माना गया। जब देखते हैं तो एक तरफ हमारे सामने व्यक्ति है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, दूसरी तरफ राज्य है जो संप्रभुता का प्रतीक है, यानी सर्वोच्च संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। और हम चूँकि हमें समाज का समन्वयात्मक संचालन करना है, व्यवस्था का समन्वयात्मक संचालन करना है, तो इसके लिए हमें राज्य और व्यक्ति के जो दो अतिवादी छोर हैं उनमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, और इस समन्वय और संतुलन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान और भी कई सारे कार्य करता है, जैसे हमारे राज्य का स्वरूप क्या होगा, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो ये निर्धारित करता है कि किसी देश का संविधान लोकतांत्रिक है या उस देश की का जो राज्य है उसका स्वरूप लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक है या किसी और प्रकार का है। इसी तरह हम शासन के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि देश का शासन हमारा संसदीय शासन व्यवस्था से चलेगा या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से चलेगा, एकात्मक शासन व्यवस्था से चलेगा या संघात्मक शासन व्यवस्था से चलेगा। तो हम देखते हैं कि देश की जो सरकार का निर्धारण है, सरकार के स्वरूप का निर्धारण है, वो भी इसके माध्यम से किया जाता है। फिर संविधान के माध्यम से समाज में लोग अपने कुछ मूलभूत मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं, तो संविधान उन मूलभूत आदर्शों और मूल्यों को परिलक्षित करता है। उसमें संकेत मिलता है, जैसे भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, ये ऐसे आदर्श हैं जिनको प्राप्त करने की हम संविधान के माध्यम से आकांक्षा रखते हैं, और उसके लिए हमने हमारे संविधान और शासन व्यवस्था का स्वरूप उस तरह का निर्धारित किया है कि हम इन चीज़ों की ओर आगे बढ़ सकें। तो इसी तरह से संविधान के और भी बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें संविधान करता है। इसलिए किसी भी देश में संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। और संविधान क्योंकि
सम प्लस विधान यानी भली प्रकार सोच समझकर बनाया गया कानून होता है और देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसलिए इस संविधान के तहत ही देश के दूसरे नियम कानून बनते हैं। यानी संविधान आधारभूत कानून है, फिर उसके संविधान के तहत देश की विधायिका दूसरे नियम बनाती है, फिर नियमों के तहत कार्यपालिका उपनियम बनाती है। इस तरह से हमारा कानूनी और संस्थागत ढांचा खड़ा होता है, जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, देश और सोसाइटी के बीच और समाज के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, मानवीय स्वतंत्रता और राज्य की संप्रभुता का संरक्षण किया जाता है। धन्यवाद। आज के टॉपिक में इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट टॉपिक में।